नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे कि कोरोना का नया वेरिएंट आखिर कितना घातक साबित होने वाला है और सरकार इसको लेके कितनी तैयार है। देश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और कोरोना का बढ़ता ग्राफ अब डराने लगा है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के 614 नए मरीजों की पुष्टि बीते 24 घंटे में की गई है, जबकि केरल में 3 लोगों की कोरोना ने जान भी ले ली है। वहीं अगर ताजा आंकड़ा एक बार फिर गौर करें तो केरल के साथ ही अब कर्नाटका में भी एक युवक की कोरोना से मौत की पुष्टि की जा चुकी है। कोरोना का रौद्र रूप देखने के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन कोरोना के इस नए वेरिएंट JN1 को लेकर डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ये वेरिएंट ज्यादा घातक नहीं है। वहीं इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा गया है। समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि जितनी तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, आखिर ये नया वेरिएंट कितना ताकतवर है। क्या वाकई कोरोना का भयानक काल एक बार फिर से लौट सकता है और ये वेरिएंट भारत में कितना घातक साबित हो सकता है। वही JN1 वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है और इससे बचने के लिए आखिर प्रिकॉशंस क्या कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा होगी। तो सरकार एक्शन में है और अब कोरोना लगातार सरकार की टेंशन भी बढ़ा रहा है, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट लगातार घातक साबित होता जा रहा है और इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि 4 मरीजों की मौत की पुष्टि भी की जा चुकी है। फिलहाल डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये कहा गया है कि ये वेरिएंट ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन इसी बीच आज एक बड़ी बैठक हुई है। उस बड़ी बैठक में सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा गया है। अस्पतालों में निरीक्षण करने की बात भी आज कही गई है और मनसुख मांडविया ने ये जरूरी दिशा निर्देश आज एक हर अस्पतालों के लिए जारी किया है। वहीं यूपी में भी अब हाई अलर्ट पर योगी सरकार है। योगी सरकार ने हर एक अस्पताल को अलर्ट पर रहने को कहा है। इसके साथ ही एक बार फिर से स्क्रीनिंग की बात कही गई है और मास्क लगाने की लोगों से लगातार एक बार फिर से अपील की जा रही है, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है कोरोना का नया वेरिएंट लगातार घातक साबित हो रहा है। और अभी अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो बीते 24 घंटे में 614 नए मरीजों की पुष्टि की जा चुकी है। 4 लोगों की मौत की खबर है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर ये कोरोना का नया वेरिएंट कितना घातक है। क्या कोरोना का नया वेरिएंट तबाही मचा सकता है और आखिर इससे प्रिकॉशन क्या कुछ फॉलो करने चाहिए और सरकार कितनी तैयार है। आज इसी बड़े सवाल पर बड़ी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ देवेंद्र मिश्रा नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, रविंद्र प्रताप जी प्रवक्ता सपा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, वही डॉक्टर राजेश प्रजापति बतौर चिकित्सक इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देखिए मैं चिकित्सक से करना चाहूंगी। राजेश प्रजापति जी, अक्सर देखा गया है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है तो कोरोना का एक नया वेरिएंट फिर से घातक साबित हो सकता है। अब जिस कोरोना के नए वेरिएंट की जिक्र की जा रही है JN1, ये कितना खतरनाक है? जी देखिए, जिस प्रकार से हम देखते आए हैं कि सीजनल फ्लू जैसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, हर साल वो आता है और इसकी वजह से लोगों को इन्फेक्शन होता है, सर्दी खांसी जुकाम होता है और वो ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि देखा गया है सारे देशों में, अगर हम बात करें US, UK, कनाडा में, तो वहाँ पे सीजनल फ्लू की वैक्सीन्स दी जाती हैं। इसी प्रकार से कोविड-19 जो 2019 में शुरू हुआ था, 2020 में, 21 में और अब फिर से 2023 में हमें डरा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि जैसे हमने पहले देखा, पहले डेल्टा वेरिएंट आया, अल्फा वेरिएंट आया, फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट आया और उसके बाद अब एक जो नई वेव शुरू हुई है, जिसमें सिंगापुर में बहुत सारे केसेस मिले, अमेरिका में मिले हैं, जर्मनी में मिले हैं। इसको नया JN1 वेरिएंट नाम दिया गया है। WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में नहीं रखा है। संभावित खतरे के लिहाज से WHO वायरसेस को 2 अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज में बांटता है। पहला वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, ये बेसिकली एक ऐसा वेरिएंट होता है जो मुख्य रूप से ज्यादातर कोरोना प्रभावित केसेस में देखने को मिलता है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि RT-PCR टेस्ट जो कोरोना के लिए टेस्ट होता है, वो आपको ये नहीं बता सकता कि आप किस वेरिएंट से ग्रसित हैं। ये जानने के लिए कि जो कोरोना का वेरिएंट है वो किस प्रकार का है, डेल्टा वेरिएंट है, ओमेगा वेरिएंट है, ओमिक्रॉन है, अल्फा है, या फिर ये जो प्रेजेंट वेरिएंट JN1 है, ये है। इसको जानने के लिए हमें उसकी जेनेटिक एनालिसिस करनी पड़ती है। तो जेनेटिक एनालिसिस के बाद ही
पता चल पाया है कि ये जो नया वेरिएंट है, ये डोमिनेंट वेरिएंट इस समय पूरे विश्व में आ रहा है, उसको JN.1 एक भेज वेरिएंट। दीजिएगा क्या मुझे? जी। फिलहाल जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये वेरिएंट बहुत ज्यादा, जिसे हम बोलते हैं मृत्यु दर इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, और जो एंटीबॉडी टाइटर होता है या जो वैक्सीन से प्रभावित दी हुई इम्यूनिटी होती है, या जिन लोगों को वैक्सीन द्वारा इम्यूनिटी मिली है या नेचुरल इम्यूनिटी के द्वारा, इन्फेक्शन द्वारा इम्यूनिटी मिली है, ऐसे लोगों में अभी तक इस वायरस का न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर वो सही पाया गया है, और ऐसा नहीं लगता कि ये जो इम्यूनिटी हमें मिली हुई है ये निष्प्रभावी है। हालांकि जो 4 अभी मौतें आई हैं, ज्यादातर केसेस में हमने ये देखा है कि जो व्यक्ति थे, दिवंगत व्यक्ति, उनमें उनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी। साथ में और भी जो इस उम्र से संबंधित परेशानियां होती हैं, जैसे कि कोमॉर्बिड कंडीशंस, डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, और भी लीवर किडनी की परेशानियां ऐसी थी इन लोगों को। तो फिलहाल जो मृत्यु दर है और जो इन्फेक्शन का रेट है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं जिसके अनुसार जो वयस्क हैं और जो बड़े बूढ़े हैं हमारे, अब विशेषकर जो वयोवृद्ध लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, ऐसे लोग यदि बाहर जाएं तो 3 प्लाई मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और साथ में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि अगर हम जी। कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं तो इस JN.1 कोरोना के नए वायरस से बचा जा सकता है। लेकिन देखिए देवेंद्र मिश्रा जी, लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज भी मनसुख मांडविया ने बैठक की है और प्रदेश के सभी और देश भर के सभी राज्यों को अलर्ट पे रहने को कहा है। ऐसे में यूपी में कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम आपकी सरकार की तरफ से किए गए हैं या निर्देश क्या दिए गए हैं? जो उसको देखते हुए सरकार, केंद्र सरकार पूरी मुस्तैदी इसके लिए तैयार है, और जो भी आवश्यक गाइडलाइंस हैं वो विभागों को दिए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो चूंकि योगी जी की सरकार है, ये तो बहुत ही अलर्ट सरकार है, हाई अलर्ट मानी जाती है देश भर में। हमारे यहाँ अभी जैसा केंद्र सरकार ने निर्देश किया है उसी परिप्रेक्ष्य में उसकी तैयारियां चल रही हैं जी। और अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये प्रत्येक वर्ष आने वाले जो आप सभी गेस्ट में से किसी एक का फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा है। गुजारिश है कि प्लीज जिसका भी फोन वाइब्रेट पर है प्लीज वो साइलेंट कर लीजिए। लेकिन देखिए देवेंद्र जी, आपने डॉक्टर की गाइडलाइन का तो जिक्र किया, लेकिन सरकार कितनी तैयार है, अस्पताल कितने तैयार है, अस्पतालों में क्या कुछ अलर्ट पे रहने को कहा गया है, इसके बारे में जानकारी? जी, जब आप समझिए कि जब केंद्र सरकार गंभीर इस मामले पे जी मनसुख मांडविया जी जब बैठक ले रहे हैं, सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश उसमें शामिल है। उसके अलग से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं होने जा रहे हैं, और प्रदेश सरकार प्रत्येक चीजों पे, चाहे जो भी निर्देश होते हैं केंद्र के, उसको उसके पालन में अग्रणी भूमिका में रहता है। ठीक है, ठीक है। रविंद्र प्रताप जी, देवेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि कोई अलग से गाइडलाइन जारी करने की जरूरत तो है नहीं। वाकई, क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें तो जनसंख्या के लिहाज से यूपी काफी बड़ा है। क्या यूपी के लिए कुछ अलग से व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए क्या, रविंद्र जी? असल में टेक्निकल मामला है, देवेंद्र जी को पता नहीं होगा। जो भी पेंडेमिक होती है जिसको महामारी कहा जाता है, ये रूल है कि महामारी में गाइडलाइंस जारी की जाती है जी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी जारी करता है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय भी जारी करते हैं। संभवतः टेक्निकल मामलों के नाते उनको जानकारी ना हो। ठीक है, जो कोरोना के मामले आ रहे हैं, अगर आपको याद हो तो 2019 में ही दिसंबर में वुहान से शुरू हुआ था, फिर ये दिसंबर है, और पहले वेरिएंट ने तबाही मचाई थी इटली में, दूसरी वेरिएंट ने तबाही मचाई थी भारत में, बिल्कुल, तीसरी वेरिएंट ने तबाही मचाई थी चाइना में। चाइना अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तो उसको हल्के में लेने से या केसेस ऑफ नॉट कंसर्न करके WHO ने तो कह दिया है, लेकिन राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को इसको केसेस ऑफ नॉट कंसर्न के अंडर में नहीं रख के उसको केसेस ऑफ कंसर्न में रखना चाहिए। मेरा मानना है
क्योंकि भारत में जब कोरोना आया था तो वो भी माना जाता है केरल के द्वार से ही आया था। पहला वेरिएंट जब 2020 में आया था शुरुआती दौर में, फिर केरल से ही आया है। उसके बाद से दिल्ली से बहुत सारे आए। तो दिल्ली को तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट पे रख के तुरंत गाइडलाइन जारी करके और उनका पालन करना शुरू कर देना चाहिए। और ये मान लेना कि कोरोना का जो JN1 वेरिएंट आया है या नुकसान नहीं करेगा, तो भारत में सबसे ज्यादा म्यूटेशन हुआ है कोरोना का। कोरोना अपनी शक्ल बड़ी तेजी से भारत में बदलता रहा है। तो J1 वेरिएंट बदल के कब घातक हो जाएगा, ये WHO बाद में इसे शोध करेगी, तब तक यहाँ घातक होकर बहुत नुकसान कर देगा। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे है। जो सबसे मजबूत पहलू होता है कोरोना में, हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी अभी भारत में अचीव नहीं की गई है। उस हर्ड इम्यूनिटी से बचा जा सकता है संक्रमण से, लेकिन वो हर्ड इम्यूनिटी अभी भारत में अचीव नहीं की गई है। ये अलग बात है कि प्रचार कराया गया है कि इतने इंजेक्शन लग गए, इतने इंजेक्शन लग गए। तो हर्ड इम्यूनिटी भी नहीं है भारत में। तो अगर हर्ड इम्यूनिटी होगी तभी हम कोरोना के आने वाले वेरिएंट या म्यूटेशन से के संक्रमण से हम बच सकते हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार को तुरंत करना चाहिए। यदि चिकित्सकगण इस पे सहमत होते हैं तो उनको बूस्टर डोजेज लगाने की भी शुरुआत कर देनी चाहिए। जी धन्यवाद। ठीक है राजेश प्रजापति जी, यूँ तो देखा गया है कि कोरोना का जब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वेव लगातार देखने को मिली थी तो उस दौरान लोगों ने एक बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन करवाया था। क्या वैक्सीनेशन का असर इस नए वेरिएंट पर भी देखने को मिलेगा? इसको लेके क्या जानकारी है? जी राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अपनी टीम से बोलूंगी प्लीज राजेश जी से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाए। ठीक है राजेश जी, आपका शायद माइक म्यूट है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी राजेश प्रजापति जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि लगातार कोरोना के जब नए वेरिएंट आ रहे थे, जैसा कि आपने जिक्र किया बहुत सारे वेरिएंट आए, तो उसमें कोरोना की वैक्सीनेशन बहुत कारगर साबित हुई थी। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बचाव देखने को मिला। लेकिन क्या ये जो नया वेरिएंट है JN1, इसमें भी वैक्सीनेशन कारगर है क्या? रही है कि जो WHO ने जो एंटीबॉडी टाइटर टेस्टिंग करी थी इसके खिलाफ JN1 वायरस के, इसमें वैक्सीन द्वारा प्रदत्त इम्यूनिटी को प्रभावी पाया गया है। हालांकि क्योंकि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है और इसमें मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बूस्टर डोज की बात अभी हमें सोचनी चाहिए। बहुत हाइपोथेटिकल बात है। इस स्थिति में अभी हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। और जहां तक की बात है वैक्सीन बूस्टर की, तो मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, यदि वायरस का स्वरूप परिवर्तित हो चुका है, उसके स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो चुका है और वो वैक्सीन द्वारा प्रदत्त इम्यूनिटी को या एंटीबॉडीज जो हमें नेचुरल इम्यूनिटी से मिली है उनको चकमा देने में अगर सक्षम हो रहा है, तो आपको वायरस अगर स्वरूप परिवर्तित करता है तो वैक्सीन का भी स्वरूप परिवर्तित करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर अपग्रेडेड वायरस आया है तो आपको वैक्सीन भी अपनी अपग्रेड करनी पड़ेगी। इररेशनल तरीके से बिना साइंटिफिक एडवाइस के अगर हम मास वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे या जैसे बोलेंगे कि जो लोग हाई रिस्क ग्रुप है वो लोग बिना इस ऑब्जर्वेशन स्टडी को कंप्लीट हुए अगर इस तरह से वैक्सीनेशन लेंगे, तो हम वायरस को एक फोर्स्ड नेचुरल सिलेक्शन यानी कि एक गलत तरीके से प्राकृतिक रूप से चुनाव करने में मदद करेंगे। प्रकृति जब भी चुनाव करती है, नेचुरल सिलेक्शन जब भी होता है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। कहने का मतलब हम पहले से ज्यादा एग्रेसिव, पहले से ज्यादा खतरनाक और पहले से ज्यादा मारक क्षमता वाले वायरस को स्वयं निर्मित होने की एक जैसे बोलते हैं सारी अवस्थाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यदि हम इस प्रकार से फोर्स नेचुरल सिलेक्शन की तरफ वायरस को ले जाएंगे, अननेसेसरली या जैसे बोलते हैं इररेशनल मास वैक्सीनेशन करेंगे, तो ये बैकफायर कर सकता है और घातक हो सकता है। क्योंकि आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो जेनेटिक एनालिसिस हुई है कोरोना वायरस की, उसको देख के पता चलता है कि जो ओरिजिनल वायरस था उसमें जेनेटिक स्प्लाइसिंग की गई है, उसमें जीन इंसर्शंस किए गए हैं और जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा था वुहान इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी चाइना में, ये उसका एक प्रोडक्ट है और मुझे लगता है ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो अगर हम सिर्फ वैक्सीन और वायरस के चक्र में फंस के रह जाएंगे
तो हम जो गरीब देश के व्यक्ति हैं, जैसे कि हमारा देश है, तो हम अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक अननेसेसरी वैक्सीनेशन की तरफ खर्च कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए राजेश जी, एक लगातार सवाल लोग बहुत ज्यादा जानना चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए ये वायरस क्या घातक हो सकता है, क्योंकि बच्चों को देखिए, बताना, फिलहाल बच्चों अभी को जो समझाना शुरू में बहुत रिपोर्ट्स मुश्किल आई होता थी है। पिछले हफ्ते, जी, जो शुरू में पिछले हफ्ते रिपोर्ट्स आई थी, चाइना में जो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बच्चों के केसेस मिल रहे थे इस वायरस से जुड़े हुए, वो ज्यादातर माइकोप्लाज्मा निमोनी या आरएसपी वायरस के थे। जी फिलहाल अभी क्योंकि वो जो वेव थी चाइना में जो बेसिकली बच्चों को इन्वॉल्व कर रही थी, तो उसके बारे में चाइना से बहुत ज्यादा सटीक जानकारियां तो नहीं आ रही हैं। हाँ, लेकिन जो मॉर्टेलिटी है, यानी कि जो मृत्यु दर है, और वायरस की एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की जो क्षमता है, और जो इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, ये सारी चीजें अभी बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। तो फिलहाल हाँ, बात सही है कि नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सिंगल स्ट्रैंड वायरस है, कोरोना वायरस, तो उसमें म्यूटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और म्यूटेशन होने के बाद कई बार एक नया परिवर्तित वायरस आता है जो माइल्ड डिजीज दे सकता है, जैसा कि भी JN1 वेरिएंट में हो रहा है। तो मुझे लगता है स्थिति पे खाली निगाह बना के रखनी है, नजरें बना के रखनी है, ताकि अगर कभी भी समय लगे, हमें लगता है ऐसा, तो आवश्यक कदम उठाया जा सके। फिलहाल जो सरकारें कदम उठा रही हैं, खासकर कर्नाटक, केरला की सरकार और बाकी राज्यों में भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हमें हमारे जो वयोवृद्ध हैं 60 साल से ऊपर वाले, वो ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से परहेज करें। तो ये सही है, और हमें फिलहाल इन्हीं चीजों पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र मिश्रा जी, लगातार राजेश जी कह रहे हैं कि नजर बना के रखनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट कब घातक हो जाए फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में लगातार यूपी से तस्वीरें सामने आती है जहां अस्पतालों के अंदर समुचित व्यवस्थाएं नहीं है, अस्पतालों के अंदर दवाइयों की कमी है, एम्बुलेंस में लोग धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोरोना घातक होता है ये वेरिएंट, तो वाकई यूपी के अस्पताल क्या तैयार हैं? देखिए जी, जो कोरोना का चक्र चला, देखिए जी देवेंद्र जी, हिंदुस्तान के सॉरी भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम की सराहना पूरे विश्व ने की। कितनी जल्दी कंट्रोल किया गया। आप समझिए कि तीनों डोज 100% लगाए जा चुके हैं। सरकार अपने स्तर पर जो भी कर सकती है उसको कर रही। ये नई चीजें जो सामने आ रही, वो भी हम उससे भी कोई अलर्ट है, ऐसा नहीं कि हम उससे कोई लापरवाही बरत रहे हैं। आप सरकार को आप देख रही है कि जितना बैठकों का दौर जारी है, दिशा निर्देश और WHO के द्वारा जो भी निर्देश है, उस पर जो भी चीजें चल रही हैं, वो उसका पूरा 100% पे सरकार लगी हुई। ये सही है कि लोगों की इम्यूनिटी पावर, एक चीज और ध्यान, इसको एक जो भय होता, डर न बने, क्योंकि मैंने देखा है कि भय आदमी को जल्दी परेशान कर देती है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो प्रिकॉशंस हैं, कोरोना वैक्सीन लगने के बाद जो भी कोविड के जो प्रिकॉशंस हैं, उसको लोग अडॉप्ट करें। और बिल्कुल ठीक बात है कि हम सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें और बचाव करें। बच्चों को भी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बच्चों का हाथ नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन हम एहतियात तो बरत सकते हैं। एहतियात प्रत्येक नागरिक को बरतना चाहिए। सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करें। सरकार घर घर एक एक व्यक्ति पे नहीं बैठ सकती। बिल्कुल, जब कोई केस आता है तो उस पर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, लेकिन हम सब नागरिकों को भी जागरूक करना चाहिए। अपने जो भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग जो भी चीजें हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है। देखिए रविंद्र जी लगातार कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, लोगों से अपील की जानी चाहिए, लेकिन क्या वाकई जमीनी स्तर पर ये जागरूकता और ये अपील अभियान आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, ये तो पिछली बार भी नहीं दिखाई पड़े जब हमारी सरकार कहती है कि 5 लाख लोग मरे और WHO कहता है 42 लाख लोग मरे। तो उस समय भी सरकारों ने अपील किया था निश्चित रूप से, लेकिन मास में ये प्रोपोगेट हुआ वो अपील ऐसा संभव नहीं दिखा पिछली बार भी जी, क्योंकि पिछली बार हमारे लिए ये नया एपिसोड था। इस बार ये नया एपिसोड नहीं है। पिछली बार हम WHO पे डिपेंडेंट थे, इस बार WHO पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमारे पास भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है और केस मिले हुए लगभग 15 दिन हो जा रहे हैं। अगर 15 दिन पहले केस मिल गया है तो हमको उसके स्ट्रेन की स्टडीज करके उसके रिपोर्ट्स को अब तक जारी कर देना चाहिए था। इस प्रकार का उसका नेचर है, क्योंकि WHO की गाइडलाइंस अगर हम माने WHO की गाइडलाइंस, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में WHO ने जो गाइडलाइन या हमारे रिपोर्ट दी उसको भी मानना पड़ेगा कि 42 लाख लोग मरे, यहाँ पर 16 म्यूटेशन हुए।
अब डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन को किनारे रख के निश्चित रूप से हमको अपने ऊपर डिपेंडेंट होके फर्स्ट तो वो जारी करना पड़ेगा जो कोरोना प्रोटोकॉल है। ठीक है। तो जब डब्ल्यूएचओ ने जारी किया था, हम लोग भी उस पर डिपेंड करते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल जारी किया जाए। अगर उच्च चिकित्सकों की समिति इसको अप्रूव करती है तो, नहीं तो ये पॉलिटिकल होके रह जाएगा। बिल्कुल। तो अगर उच्च चिकित्सकों की समिति इसको अप्रूव करती है तो तुरंत इसको लागू किया जाना चाहिए, कम से कम उन क्षेत्रों में जो रेड जोन में आ सकते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल तो वहां तुरंत लागू होना चाहिए। मैंने देखा है, मैं कल गया था लोहिया में, तो वहां के डॉक्टरों ने शुरू कर दिया था प्रोटोकॉल। लगभग मैं 4 डॉक्टरों से मिला, चारों डॉक्टरों ने मास्क लगा रखा था, सैनिटाइजर रख रखा था जी। तो मुझे लगता है कि ये प्रोटोकॉल जारी करना चाहिए, और अगर जरूरत हो तो उन स्ट्रेन की स्टडी हम अपने वायरोलॉजियों में करके, और ऐसा लगता है कि भविष्य में हमें किसी प्रकार का वैक्सीनेशन करना पड़ेगा तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। जी धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए राजेश प्रजापति जी, जैसा कि रविंद्र जी ने जिक्र किया कि हमें कोरोना की गाइडलाइन जो डब्ल्यूएचओ की तरफ से दी गई है, जो आंकड़े दिए गए हैं, उससे दरकिनार कर देना चाहिए। क्या वाकई हमें डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों को नजरअंदाज करना चाहिए क्या? मतलब एक बड़ी बीमारी है कोरोना की, वो भी तस्वीरें देखी थी जब लाशों का अंबार लगा हुआ था। जी, देखिए, जाहिर सी बात है कि आंकड़े कभी भी पूरी तरह से वास्तविक स्थिति को बयान नहीं करते। जी। आंकड़े अक्सर हम लोगों का जो सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन का जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, हम लोग उस पर भरोसा करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा एक देश गरीब देश है। हमारे यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज अभी भी, जिसे हम बोलते हैं मूल अधिकार तो है, स्वास्थ्य एक मूल अधिकार है, लेकिन हम उसको सबको दे नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सब वजहों से हमारा जो डाटा एंट्री है या हमारा जो रजिस्ट्री का काम है वो कम रहता है, सही प्रकार से नहीं हो पाता। फिलहाल हम उसमें आंकड़ों की बाजीगरी में ना जाके जो वास्तविक स्थिति है उस पर अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, इस बात से वो सहमत होंगे कि कोरोना ने बहुत भारी जान हानि की थी, बहुत भारी मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई थी। बिल्कुल। हमारी मृत्यु हुई थी, लोगों ने गंगा के किनारे ऐसे ही लाशों को छोड़ दिया था। ये दृश्य सभी को याद होगा और आजीवन याद रहेगा। और हमें याद रखते हुए इससे सबक लेना चाहिए कि हमें अपने स्वास्थ्य सेवाओं को, देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां पे हम अपनी जीडीपी का 1.9% या लगभग 2% से कम कहें, वो हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं। जी। तो इस प्रकार से अगर हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से ही ओवरबर्डेंड है जनसंख्या की वजह से, ऊपर से हम उसमें फाइनेंशियल इनपुट नहीं दे रहे हैं, हम नए हॉस्पिटल्स, नए कॉलेजेस, नए ऑक्सीजन प्लांट, नए वेंटिलेटर वाले ब्लड, नए ऑक्सीजन वाले बेड, अगर हम ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं और अवेलेबल होने के बाद अगर उनका ट्रायल नहीं हो रहा है या वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो ये समस्या रहती है। स्थिति की एक झलक आपको सिर्फ एक बार इस बात से मिल सकती है कि एक माननीय सांसद जी थे किसी बड़े राजनीतिक दल से संबंधित, उनके पुत्र को एसजीपीजीआई में बेड नहीं मिला, उसकी मृत्यु हो गई थी। खैर, ये सारी बातें सिर्फ एक बानगी भर हैं जो वास्तविक स्थिति है। इसलिए मैं फिर आपसे कहूंगा आंकड़ों की तरफ ना जाया जाए, जो वास्तविक स्थिति है उसको ध्यान में रख के लेकिन राजेश, डब्ल्यूएचओ की तरफ से गाइडलाइन को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता ना? आपने बिल्कुल सही कहा। जो प्रोटोकॉल है, जो डब्ल्यूएचओ का प्रोटोकॉल है, डब्ल्यूएचओ एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है जिसमें कई सारे सीनियर साइंटिस्ट और सीनियर डॉक्टर्स अपनी एडवाइस देते हैं। उसमें भारत के भी हैं और विदेशों के भी हैं। तो हमें लगता है कि जो चीज हमारे लिए अच्छी हो, हमें उसका सही प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। और गाइडलाइन कोरोना की जो हमने पहले इस्तेमाल की थी, वो गाइडलाइंस और जो अभी की गाइडलाइंस है कि भाई 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, साथ में आपको सैनिटाइजर का उपयोग करना है। तो जो हम प्रिवेंटिव मेडिसिन है, अपने को कैसे बचा के रखें, ये इन चीजों में आता है। दूसरा, जो हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि वायरस केरल से शुरू हुआ, देखिए केरल नहीं, ये ज्यादातर वायरस बाहर से ही आए, चाइनीज ओरिजिन के वायरस माने जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि जो इंटरनेशनल ट्रेवल है, जो डोमेस्टिक ट्रेवल उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेवल है उसमें ज्यादातर लोगों की अगर उन्हें लक्षण है तो भी, नहीं लक्षण है तो भी, उनका कोविड का एनालिसिस करना चाहिए, आरटीपीसीआर किया जाना चाहिए, तो जीनोम सीक्वेंसिंग की जानी चाहिए। इसी प्रकार से हम जैसे बोलते हैं 3T स्ट्रेटेजी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड आइसोलेशन, ट्रीटमेंट, तो ये करके हम केसेस का लोड कम कर सकते हैं और एक साथ जैसे बोलते हैं बहुत सारे केसेस आने से रोक सकते हैं या लहर आने से रोक सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देवेंद्र मिश्रा जी, रविंद्र प्रताप जी के तमाम सवालों पर हम लगातार जवाब ले रहे थे, लेकिन देखिए एक जवाब आपसे भी लेना बहुत जरूरी है कि डब्ल्यूएचओ
के ऊपर क्या यूपी सरकार या केंद्र सरकार पूरी तरीके से डिपेंड है क्या? नहीं, देखिए, डिपेंडेंसी नहीं है। WHO अपना काम करता है। अगर वो कोई गाइडलाइन जारी करता है और हमें लगता है कि नहीं, हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए, तो हम करेंगे। जनहित का मुद्दा है, इससे आम जनता प्रभावित होती है। अगर तो स्वास्थ्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है लाइफ के लिए। अगर इस पे कोई निर्देश होता है तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। हर आदमी को प्रिकॉशन लेना चाहिए। आरोप लगाना कोई आसान है। अभी जो J1 का जो इफेक्ट है वो अभी स्टार्ट हुआ और उस पर सरकार की पूरी निगाह है। बिल्कुल, ये इतना कम का आश्वासन है कि सरकार पूरी जिम्मेदारी से चीजों पे निगाह रख रही है। इससे जो बेहतर हो सकता है उसको कर रही है हर स्तर पे, और बहुत ही जल्दी इसका परिणाम सबको दिखेगा। सरकार बहुत संजीदा है इस मामले में। ठीक है रविंद्र प्रताप जी, सरकार बहुत संजीदा है। जिस तरीके से कोरोना के हर वेव में सरकार ने अच्छा काम किया था, अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो देवेंद्र जी कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार। रविंद्र जी, अगर आज से 2 महीना पहले की स्थितियों को देखे तो सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। अरे आज के बाद 3 से 4 महीने तक डेंगू का प्रकोप पूरे उत्तर प्रदेश भर में रहा। शायद ही कोई गांव ऐसे हों, पहले गांव में अक्सर डेंगू नहीं हुआ करते थे, शायद ही कोई गांव ऐसे हों जहां पर डेंगू से मृत्यु नहीं हुई। और किसी प्रकार का ना तो ट्रीटमेंट उपलब्ध था और ना फैसिलिटी उपलब्ध थी, ना ही इस चीज को मीडिया में आने दिया गया। अगर वो फेज देखे जो डेंगू से अभी हम लोग गुजरे हैं 4 महीने के, अगर उस फेज को मान लेते हैं तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल तैयार नहीं है। बनिस्बत तैयार तो अलग नहीं है, वो सूचनाओं को भी रोक रही है। जिस प्रकार से 4 महीने में डेंगू के केसेस को आम आदमी में जाने से रोका गया, तो ना तो दवा उपलब्ध है, ना ये सूचना आगे बढ़ने देते हैं, ना किसी प्रकार की व्यवस्था करते हैं। नेचुरल कोर्स में डेंगू आया और नेचुरल कोर्स में चला गया। बहुत सारे, पता नहीं, हो सकता लाखों लोगों की जान लेके गया हो, क्योंकि आंकड़े उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम लोग घूमते रहते हैं, लगभग पूरा उत्तर प्रदेश, जहां भी गए वहां से डेंगू 3 से 4 लोगों को मारा है। इसी लखनऊ में बेड नहीं उपलब्ध था आज से 2 महीना पहले डेंगू के केसेस के कारण। अगर इन सब स्थितियों को देखते हैं तो किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की कोई तैयारी नहीं है। और इसकी पुष्टि मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। अक्टूबर महीने में उन्होंने बैठक किया और उन्होंने कहा कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं PPP मॉडल पे फेल हो गई है, अब हम ब्लॉक स्तर पे प्राइवेट अस्पताल खोलेंगे। ये अगर इन दोनों बातों को आपस में टैली करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार किसी प्रकार से किसी भी आने वाली महामारी के लिए तैयार नहीं है। ठीक है देवेंद्र जी, आरोपों पर आपका जवाब क्या? वाकई यूपी सरकार तैयार नहीं है? क्योंकि लगातार रविंद्र जी जिक्र कर रहे हैं कि डेंगू से तो हम निपट नहीं पाए, डेंगू में लाखों लोगों की जान चली गई, ऐसे में कोरोना से कैसे निपटिएगा? अरे कैसे बात कर, कोरोना में भी देखा, डेंगू में भी देखा, और आरोप लगाना बड़ा आसान काम मैंने कहा। जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसका नैतिक कर्तव्य है कि वो आम जनता के हित में जो भी बेहतर कर सकती करे, और ये प्रत्येक सरकारों का काम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में देखिए, चाहे कोरोना का रहा हो, चाहे डेंगू की बात कर, देखिए एक चीज नहीं हो रही है, हमें हर साल नए नए ढंग की बीमारियों का सामना करना। तो जो हम लोग की जो इम्यूनिटी पावर जिसको हम स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, हमको उस पर फोकस करना चाहिए, और जो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसको हमें लेते रहना है लाइफ टाइम। क्योंकि जिस तरीके से प्रत्येक वर्ष नेचर चेंज हो रहा है वायरस का, तो इस पर सरकार पूरी तरह संजीदा है। सरकार के ऊपर आरोप लगाए, कोई दिक्कत नहीं, इनका विपक्ष में है, धर्म इनका होना चाहिए, लेकिन सरकार जो बेहतर कर रही है उस पर भी बात कर। कहीं कोई घटना हो जाती है, कोई कमियां रह जाती है, वो भी ठीक है, हम उसको देखते हैं, समझते हैं, उस पर हम एक्शन लेते हैं, उसको सुधार करने का काम करते हैं। लेकिन हम बेहतर और भी कर रहे हैं ना, चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं प्रत्येक क्षेत्रों में, उससे भी तो बात करनी चाहिए। बिल्कुल रविंद्र जी, अगर बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो उनकी पीठ थपथपाएगी, कोरोना पे राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? देवेंद्र जी कह रहे हैं। नहीं, राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। पहले तो जो भी चीजें मेरे सामने आ रही है उसका हमको ये बताना चाहिए कि उसके खिलाफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक कौन सा अच्छा काम किया इन्होंने, प्रयास करते हैं और कर रहे हैं। नीति आयोग ने हमको स्वास्थ्य के क्षेत्र में 19वें स्थान पे रखा है। अब अगर सरकार इतनी सजग है तो तीन बड़े अस्पताल हैं, लखनऊ में 4 हैं, मैं 3 का नाम ले रहा हूं जी। SGPGI, कैंसर इंस्टीट्यूट
जी और SGPGI कैंसर इंस्टीट्यूट और KGMC। जी SGPGI की जी एक घटना जहां सांसद का बेटा मर जाता है और अभी कल जी परसों आग लग गई। इसमें रिपोर्ट में आया गया है कि बार बार SGPGI को निर्देश दिया गया था, उन्होंने फॉलो नहीं किया, लापरवाही SGPGI की है। जी तो सरकार तो यहीं बैठी हुई है, स्वास्थ्य मंत्री रोज निरीक्षण करते हैं क्यों आग लग गई वहां पे। फिर कैंसर इंस्टीट्यूट जो हम लोगों ने बनाया था, उत्तर प्रदेश में केवल 2 बड़े अस्पताल थे, SGPGI, KGMU, 2 हम लोगों ने बनाया, राम मनोहर लोहिया और कैंसर इंस्टीट्यूट। कैंसर इंस्टीट्यूट में इनके पास स्टाफ नहीं है, जो स्टाफ है वो भी हड़ताल पे चल रहा है। जी तो इसी कैंसर इंस्टीट्यूट को इन लोगों ने कोविड बड़े अस्पताल में परिवर्तित किया था। आप कैसे कर पाएंगे? अब KGMU में आ जाइए। KGMU पूरी तरीके से पैरालाइज है दलालों के कारण में। ये कैसे? अभी जो दलालों के चंगुल से तो निकाल नहीं पा रहे हैं बाहर। आपके वहां ही मैं 2 डिबेट कर चुका हूं और अब भी यही हालत है। तो जब निकाल नहीं पा रहे हैं तो ये एक काम बता दें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक काम पिछले 6.5 साल में जो इन्होंने किया हो और जिस पर हमको ताली बजानी चाहिए, और अभी मैं उसके लिए सॉरी मांग के और ताली बजा दूंगा कि इन्होंने एक काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा किया। जी धन्यवाद। देवेंद्र जी, मौका भी ये दस्तूर भी है, काम बताइए, फिर रविंद्र जी पीठ थपथपाएंगे पाएंगे आपकी। अभी बता रहे हैं, अभी BHU है, BHU हॉस्पिटल बिल्कुल मॉडिफाई किया गया, अत्याधुनिक जितने भी उपकरण हैं सारी सुविधाओं से लैस हो गया है। अभी रिसेंटली नए भवन का अभी 1 साल 8 महीना पहले हुआ है उद्घाटन। आप जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबको अपग्रेड किए जा रहे, काफी किए जा चुके हैं, कुछ बचे हैं। प्रत्येक स्तर पर निगाहें हैं। कुछ ये सही है कि कुछ नियुक्तियों पे कुछ अभी चीजें पेंडेंसी में हैं, लेकिन इसका कोई हमारा प्रदेश का कोई भी निवासी, कोई व्यक्ति मरे ना, उसका उचित उपचार हो, समय से उपचार हो, ये इसका पूरा प्रयास सरकार का रहता है हमेशा। और इसमें कभी लापरवाही नहीं बरती। अगर कहीं कोई घटना संज्ञान में आती है, कोई लापरवाही किसी अस्पताल की, किसी डॉक्टर के, किसी भी उसके अगर आती है तो उसके खिलाफ तो एक्शन लेती है सरकार। सरकार इन चीजों में बहुत कड़ा एक्शन लेती है, बर्दाश्त नहीं कर सकती जनहित के मुद्दों पर। ठीक है, आम जनता के हित के लिए सरकार है, वचनबद्ध है। ठीक है। रविंद्र जी सरकार जो भी सेटिस्फाई हुए क्या? करेगी। अरे उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। BHU का नाम लिया तो एक BHU का उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। हेड ऑफ द कार्डियोलॉजी, नाम नहीं लूंगा। में कौन सी सुविधाओं उन्होंने का अभाव? पिछले साल कहा, ठीक है, अगर क्राउड बढ़ गया है, मेरे पास हमारे डिपार्टमेंट का फैसिलिटी नहीं होने के कारण ये ऐसी भी घटनाएं हुई है, दिल के मरीजों का हम इलाज नहीं कर पाए, ठीक है। उनको अन्यथा भेजना पड़ा। ठीक है, यही BHU का डेवलपमेंट है। एक काम बताए ना जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने किया हो। पैरासीटामोल ही गांव स्तर पे उपलब्ध करा। अभी डेंगू में फिर पैरासीटामोल की कमी हुई, कोरोना में तो हुई थी, बड़ा स्कैम भी हुआ बताते हैं वो एक ब्रांड के नाम पे पैरासीटामोल के। इस बार जब अभी डेंगू फैला ग्राम स्तर पे जाके, पैरासीटामोल नहीं मिल रहे थे गांव में। पैरासीटामोल ऐसी कौन सी चीज है कि नहीं उपलब्ध है? तो ये बता दे कि मेरे पैरासीटामोल ही उपलब्ध करा दिया। फिर ये डेंगू जब फैला, डेंगू के दौरान इन्होंने कहा हमने सेपरेटर यूनिट लगवा दिया, ब्लड सेपरेटर यूनिट ठीक है, लगवा रहे हैं। तो क्या एक ब्लड सेपरेटर यूनिट जो नहीं लगी है उसी का नाम बता दे? अभी फिर से मैं फिट था तपा दूंगा। देवेंद्र जी आखिरी मौका है। जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। का कहना वाजिब है। सरकार इस पे पूरी तरीके से तैयार है, और वो जो चीजें अभी पेंडेंसी में हैं उसको डेवलप करने का काम किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी हम बिल्कुल जो भी आज के वर्तमान परिवेश जो भी चीजें, अब जैसे पैरासीटामोल की बात आपने कही, कुछ जगहों पर ये शिकायतें आई, ठीक है, कालाबाजारी हुई है, लोगों ने उसको डंप किया है। क्योंकि जब डिमांड बढ़ती थी ये उसके साथ साथ होता रहता है हमेशा। लेकिन सरकार जैसे ही जिस पल इन चीजों का उनका संज्ञान में आता है तुरंत वो एक्शन लेती है और उस पर कार्रवाई भी करती है और उसको उपलब्धता भी सुनिश्चित करती है। ठीक है।
बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कोरोना की वो तस्वीरें भी देश भर के लोगों के आज भी जहन में जिंदा है, जब लाशों का अंबार लगा था, जब नदियों में बहती हुई लाशें एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंच जा रही थी, जब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो ये लाश तैर तैर कर उनके जिले उनके क्षेत्र में पहुंच रही है, आखिर वो लाश है किसकी। वही अब कोरोना का नया वेरिएंट एक बार फिर तबाही मचाने को तैयार है, क्योंकि JN.1 वेरिएंट को लेकर WHO ये कह चुका है कि ये वेरिएंट ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आंकड़े हैं वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 641 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि देश भर में 4 लोगों की मौत की भी खबर है, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। वही यूपी सरकार भी पूरी तरीके से सक्रिय है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए